हेलो बच्चों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय भूगोल के चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर, जो सामने दिख रहा है, हमारी पृथ्वी के अंदर के कुछ ऊपर के भाग के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम चलते हैं इससे आगे, यानी शैल एवं खनिज के बारे में। ये शैल एवं खनिज के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी पिंड को हम शैल कहते हैं। तो शैल का डिफिनेशन हुआ कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। एक आग्नेय या इग्नियस शैल, दूसरा अवसादी या सेडिमेंट्री शैल, और तीसरा कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक या शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और दूसरा बहिर्भेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बैसाल्ट, दक्कन पठार बैसाल्ट चट्टानों से ही बना। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी की गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसाला एवं दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिस अपघर्षण पत्थरों का प्रयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। अर्थात इससे हम इस प्रकार देख सकते हैं कि चट्टान या शैल के 3 प्रकार हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या शैल, और कायांतरित या रूपांतरित शैल। यानी पहला हुआ आग्नेय या इसको कहते हैं ज्वालामुखी भी कहते हैं, ज्वालामुखी शैल। इसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स। दूसरा अवसादी या तलछटी या परतदार
इसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरा कयांतरित या रूपांतरित। इसे मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो पहला आग्नेय शैल या उसी को हम ज्वालामुखी शैल भी कहते हैं, जिसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दूसरा अवसादी या उसे तलछटी या उसे परतदार शैल कहते हैं, इसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और तीसरा कयांतरित या उसे रूपांतरित शैल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। आप इसे पॉज करके देख ले, समझ ले और लिख ले। आगे बढ़ते हैं। यानी पहला है इग्नियस रॉक्स, यानी आग्नेय चट्टान। चट्टान या शैल। तो यहाँ पर यह पृथ्वी का अंदर का भाग है और यह प्रवाह मेंटल का भाग है। और यहाँ नीचे हम जानते हैं कि पृथ्वी में जैसे अंदर की तरफ जाते हैं जैसे जैसे वैसे तापमान बढ़ते चला जाता है। यहाँ प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे तापमान बढ़ जाएगा। तो नीचे का जो भाग है यानी गर्मी के कारण यह है वह पिघली हुई अवस्था में है, तरलीय अवस्था में है। और अधिक तापमान होने के कारण क्या होता है कि गर्म होकर वह ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद क्या होता है, यह क्रस्ट के ऊपर चला आता है। तो इसी को कहते हैं ज्वालामुखीय उद्गार। जैसे यहाँ से यह ऊपर जा रहा है और मान लीजिए कि यहाँ पर यह सतह है, यह क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है। तो आने के बाद जो है यह उद्गार होकर यह चारों तरफ यह फैल जाता है। तो नीचे जो पिघला हुआ अवस्था में है, तरलीय अवस्था में है, इसे हम मैग्मा कहते हैं। इसे हम मैग्मा कहते हैं। और जब यही तरलीय पदार्थ इस ज्वालामुखी या वोल्केनिक जो पाइप है या ज्वालामुखी है, इससे होकर यह जब ऊपर आ जाता है और ऊपर आकर फैल जाता है, तो ऊपर आने के बाद फैल कर ठंडा हो जाता है, तो यह जो भाग है इसको कहते हैं लावा। तो वही जो तरलीय भाग नीचे में है, तरलीय भाग है नीचे में है, यानी इससे क्रस्ट के नीचे वाला भाग में यहाँ पर है, तो वही उसको हम मैग्मा कहते हैं। और जब यही भाग पृथ्वी के सतह के ऊपर चला आता है तो उसी को हम लावा कहते हैं। तो मैग्मा और लावा में ही अंतर हुआ। सतह से नीचे जो भाग रहेगा तरलीय भाग वह मैग्मा हुआ, और ऊपर आ जाने के बाद सरफेस के ऊपर आ जाने के बाद यह क्रस्ट यानी यह लावा हो जाता है। तो चूँकि यह ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप ही होता है, तो यह यानी ऊपर जो आता है इसको ज्वालामुखी यानी लावा क्या है, लावा जो ठोस होकर जब कड़ा हो जाता है तो यह रॉक्स का यानी शैल का रूप धारण कर लेता है। तो इसी को हम आग्नेय शैल कहते हैं। और आग्नेय शैल चूँकि सबसे यानी ऊपर में बनता है और यह यानी यह तुरंत ठंडा हो जाता है, क्योंकि सरफेस के ऊपर तापमान कम है, सरफेस के नीचे तापमान अधिक है। तो ऊपर में ठंडक का तुरंत जम जाता है, इसलिए
इसमें क्या है, यानी यह जो आग्नेय चट्टान जो हुआ वह, इसे हम कहते हैं बहिर्भेदी, यानी बहिर्निर्मित या बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान या शैल। ऊपर में आकर जो मैग्मा जमकर लावा बन जाता है, अब लावा वही बाद में चलकर धीरे धीरे ठोस रूप धारण करके शैल का निर्माण कर देता है, उसे हम बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। और चूंकि यह जल्दी जम जाता है ठंडा के कारण ऊपर सरफेस में आने के बाद, इसलिए इसमें जो कण होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और इसमें काफ़ी छोटे छोटे यानी रवा बनते हैं। कभी कभी होता है कि यह जाने के बाद जो है, यानी कभी कभी कमज़ोर लेयर बनता है, इधर ही घुस जाता है, और फिर कभी कभी होता है तो इधर भी यह घुस जाता है और यहीं पर यह जम जाता है। क्योंकि इधर ज़्यादा हार्ड लेयर होता है तो नहीं बढ़ पाता है, और यहाँ तक यानी कमज़ोर है तो यहाँ तक चलाता है, फिर यहाँ तक चलाता है, कुछ कभी कभी यहाँ तक चलाता है, और आकर जो है यह यहीं आकर वह जमकर ठोस हो जाता है। तो यह यानी सरफेस से नीचे ही रहता है, और यह धीरे धीरे यानी ऊपर के बगीचा यह धीरे धीरे जमता है, इसलिए इसमें जो रवा होते हैं वह बड़े बड़े होते हैं, और सरफेस के अंदर जो यानी मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है और जमकर कठोर रूप धारण कर लेता है, जिससे यानी चट्टान का निर्माण हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं अंतर्भेदी, इसे अंतर्भेदी आग्नेय शैल, यानी भीतर में ही यह ठंडा होकर जम गया सरफेस के अंदर में ही, तो उसे हम अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। और ऊपर में जो जमा, सरफेस के ऊपर में जो ठंडा होकर जम गया उसको बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान या आग्नेय शैल कहते हैं। तो ऊपर और नीचे सभी आग्नेय शैल है, लेकिन अंदर वाले जो है सरफेस के नीचे उसे अंतर्भेदी शैल कहा जाता है, और ऊपर जो बनता है उसको बहिर्भेदी शैल कहते हैं। तो इस प्रकार जो है यानी आग्नेय शैल के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी हासिल कर लिए है। इसमें हमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें लिखें और हमें बतलाएं कि कहाँ दिक्कत है, तो उसे हम फिर से हम बताएंगे या फिर से हमको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आशा करते हैं कि आप इसे पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो बाहर में आग्नेय शैल बनता है, यानी जो शैल हम डायग्राम से आप लोगों को बता चुके हैं कि पृथ्वी के सतह के ऊपर जो आग्नेय शैल बनता है उसको बहिर्भेदी कहते हैं। तो बहिर्भेदी शैल का सबसे सुटेबल उदाहरण जो है वह बैसाल्ट है, बैसाल्ट रॉक्स। पूरा जो दक्कन का पठार जो बना हुआ है वह बैसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। और अंदर यानी अंदर जो जमता है और ठोस होकर पत्थर बनता है, शैल बनता है, उसे अंतर्भेदी शैल कहते हैं। और इसका उदाहरण जो है वह सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेनाइट। आगे दिया हुआ इसमें शैल लुढ़ककर चटककर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ये छोटे कण को अवसाद कहते हैं। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स कहते हैं इंग्लिश में सेडिमेंट, सेडिमेंट, सेडिमेंट्स कहते हैं। यानी ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं।
उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधा, जानवरों या अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इस शैल पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू, चिबिटी, स्टापू या किट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों के बारे में जानकारी हासिल प्राप्त करें। यहाँ दिया हुआ है कि इग्नियस दिया हुआ है। इसमें लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि, सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर, मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। जीवाश्म शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। तो हम इग्नियस रॉक्स तक हम लोग डायग्राम से स्पष्ट कर लिए थे। अब हम चलते हैं कि अवसादी शैल का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए हम डायग्राम से स्पष्ट करते हैं। जैसे यह कोई गड्ढा भाग, निम्न भाग, और यह जो है यानी भूखंड है। तो हवा के द्वारा या नदी के द्वारा या हिमनद के द्वारा चट्टानें घिस कर, टूट कर, वह धीरे धीरे नदी के द्वारा बहकर, हवा के द्वारा, हिम नदी के द्वारा वह धीरे धीरे आकर किसी गड्ढे भाग में जमा हो जाता है। फिर हो सकता है कि इसके बाद मान लो कि यह मिट्टी का लेयर परत जमा कर दिया, अलग इधर से कोई नदी आ रही है तो वह बालू को लेकर आ रही है, तो वह बालू को यहाँ पर जमा करके दूसरा लेयर कर दिया। फिर इसके साथ कहीं कोई जीवाश्म आ रहा है तो जीवाश्म जो है इसमें जो है यह जीवाश्म जो है वह भी जमा हो गया। हो सकता है फिर नदी दूसरे इधर से कहीं से आ रही है तो अपने साथ दूसरे प्रकार के चट्टानों के कण या उसके भाग लेकर आ रही है और यह इस पर यह जमा कर दी। तो इस प्रकार धीरे धीरे यानी एक के बाद एक दूसरा तीसरा लेयर बनते चला जाता है और यह होता है, क्या होता है कि इसका भार नीचे पड़ता है तो यह धीरे धीरे दबते चला जाता है और कालांतर में दबकर यह एक सॉलिड रूप धारण कर लेता है जिसे हम अवसादी कहते हैं। यह अवसादी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नदियों, हिम नदियों या पवन के द्वारा जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो अवसाद होते हैं, उसके जमा करने से होता है। और चूंकि यह परत पर परत जमता है इसलिए इसको परतदार भी कहते हैं। यानी सेडिमेंट्स के जमने से होता है, इसलिए यानी अवसाद के जमने से होता है, इसीलिए इसको अवसादी शैल कहते हैं। चूँकि यह लेयर बाय लेयर होता है, परत पर परत होता है, इसलिए इसको हम परतदार शैल भी कहते हैं। इसे हम अवसादी शैल भी कहते हैं, परतदार शैल भी इसे हम कहते हैं। या चूँकि यह तलछटों के जमा होने से होता है इसीलिए हम इसको तलछटी
यानी तल छठी शैल भी कहते हैं। तो इसका 3 नाम हो गया, यानी अवसादों से मिलकर जमा होने से बनता है, इसलिए अवसादी चट्टान हुआ या शैल हुआ। तो परत 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 बनता है, इसलिए यह परतदार शैल हुआ। यह जो तलछटी के जमा होने से होता है, तलछटों से जमा होने से होता है, इसलिए तलछटी शैल भी कहते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया कि अवसादी शैल का निर्माण कैसे होता है। और तीसरा जो है वह है यानी कायांतरित। जब कभी यानी मान लो कि यह इग्नियस रॉक्स है और यह यानी यह तलछटी रॉक्स है, तो इस पर अत्यधिक ताप पड़ता है अथवा दाब पड़ता है अथवा दोनों पड़ता है, अथवा किसी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, गलन इत्यादि के द्वारा जब इसका रूप पूर्ण रूप से बदल जाता है, इसका काया पूर्ण रूप से चेंज हो जाता है, तब इसे हम रूपांतरित या कयांतरित शैल कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया। अब है कि हमारा जो यानी दूसरा जो है यानी परतदार या तलछटी शैल, उसमें उसका सबसे प्रमुख जो उदाहरण है वह है, पहला हुआ बलुआ पत्थर या बलुआ शैल। दूसरा कह सकते हैं चूना पत्थर या चूना शैल। यानी बलुआ पत्थर बालू के कणों के जमने से बनता है, चूना पत्थर चूना के कणों से जमने से बनता है। तो यह बलुआ पत्थर, चूना पत्थर अवसादी, परतदार या तलछटी चट्टान कहा जाता है। उसके बाद है रूपांतरित। तो रूपांतरित या कायांतरित में जब क्या होता है, यानी आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान दोनों में से किसी पर या दोनों पर जब अत्यधिक ताप दाब पड़ता है, तो उसका रूपांतरण पूर्ण रूप से दूसरे शैल में हो जाता है, बदल जाता है, जिसे हम रूपांतरित या कायांतरित कहते हैं। जैसे मान लो कि बलुआ पत्थर है तो यह अवसादी है, तो इस पर अत्यधिक ताप और दाब पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यह बलुआ पत्थर जो है वह संगमरमर में बदल जाएगा, संगमरमर में बदल जाएगा। उसके बाद यह चूना पत्थर, इस पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तो यानी चूना पत्थर पर अत्यधिक ताप दाब पड़ता है तो यह संगमरमर बन जाता है, और बलुआ पत्थर पर अत्यधिक ताप दाब पड़ता है तो यह क्वार्टजाइट बन जाता है, क्वार्टजाइट। फिर मिट्टी का जो मड स्टोन है उस पर अत्यधिक ताप दाब पड़ता है तो वह स्लेट के रूप में बदल जाता है। तो इस प्रकार हम तीनों चट्टानों के बारे में हम स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग में यानी शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है और यह कठोर भी होता है, और इस कारण इसका उपयोग सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारत बनाने में किया जाता है। खेल में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर जो दिया हुआ है इसमें हम देखेंगे और उसे स्पष्ट रूप से और विस्तार रूप से इसके बारे में, यानी शैल के उपयोग के बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है यानी लाल किला जो बना हुआ है वह बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल जो बना हुआ है वह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक ही प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं।
शैल चक्र किसे कहते हैं? यानी एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम, या चक्र को हम शैल चक्र कहते हैं। अब जानते हैं कि द्रवित अवस्था या द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूप स्थानांतरित होकर अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं। ताप दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल क्रांतिक शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप दाब के कारण क्रांतिक शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले यह मैग्मा है, फिर मैग्मा जो है वह यानी ठंडा होकर जमकर लावा के रूप में जमकर यह आग्नेय शैल का निर्माण कर देता है। फिर आग्नेय शैल में यानी इसके तलछटों से फिर अवसादी शैल का निर्माण होता है। फिर अवसादी शैल या आग्नेय शैल में क्रांतर होकर या इसके में परिवर्तन चेंज होकर रूपांतरित या क्रांतिक शैल का निर्माण होता है। और जब फिर यह फिर अत्यधिक ताप और दाब इस पर पड़ता है तो यह गल कर पिघल कर फिर मैग्मा बनता है और फिर मैग्मा से फिर आग्नेय शैल बनता है। इस प्रकार जो है यह एक चक्र के रूप में यह चलते रहता है। इसी चक्र को हम शैल चक्र कहते हैं। विभिन्न शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। तो यह स्पष्ट हो गया कि शैल के यानी विभिन्न शैलों से खनिज का निर्माण होता है। यानी खनिज का परिभाषा हम इस रूप में दे सकते हैं कि खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम खनिज कहते हैं। तो अब यह स्पष्ट हो गया, यानी अब हम यानी संपूर्ण चैप्टर के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। इसमें हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ हम लोग अब इस चैप्टर को या इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास तथा इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और इसी के साथ हम अब इसे समाप्त करते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जहां हम आपके लिए नए जोश और खरोश और मेहनत के साथ हम इसके प्रश्न उत्तरी को लाएंगे और इससे आप और हम सब मिलकर इसको समझेंगे और देखेंगे। तो तब तक के लिए हम आपको यहीं छोड़ते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।